नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा, एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं और लोक गायिका में जाना पहचाना नाम है। बल्कि मैं ये कहूं कि लोक गायिका को दुनिया में एक अलग पायदान पर इन्होंने पहुंचाया है, एक अलग पहचान इन्होंने दी है। जी हाँ, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मालिनी जी, सवाल बहुत हैं, लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि दुनिया और हमारा पूरा देश इस वक्त एक महामारी से लड़ रहा है, कोरोना से लड़ रहा है। तो कोरोना को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि सभी की तरह से मुझे भी यही एक कहीं ना कहीं लगता है कि कभी जैसा न देखा गया हो, न कभी जैसा सोचा गया हो, एक ऐसा वक्त हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ है। और ये समय कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि इंसान बहुत तेज दौड़ रहा था, भाग रहा था, और ऊपर वाले ने उसको कहा कि रुक जाए, थम जाए, और उसी के लिए कैसी नियामत पैदा कर दी कि आज हम लोगों को न चाहते हुए भी सबकी रफ्तार रुक गई है, सबकी रफ्तार थम गई है। जी मालिनी जी, जी जी, आप अपनी बात पूरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जी, तो मुझे लगता है कि सब लोग यही एक इशारा कहीं ना कहीं प्रकृति का है, ऊपर वाले का है, ईश्वर का है, कि हम लोग इस समय पूरी तरह से एकात्म हो अपने परिवार के साथ, अपनी तहजीब के साथ, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि कम से कम ये वक्त ऐसा मिला है कि वक्त थोड़ा सा भी सोच करके बिताए कि हमने आगे भागने के चक्कर में, दौड़ने की रफ्तार के चक्कर में कहीं ना कहीं प्रकृति को भी इतना मैला कर दिया। कहीं ना कहीं इतना गुरूर हो गया था हर इंसान को कि उसे लग रहा था कि वो तो सबसे पहले दौड़ लेगा। तो ऊपर वाले ने घर बैठा दिया कि अब दौड़ लो जितना दौड़ना है, कहाँ दौड़ोगे। तो ये एक मुझे लगता है विश्राम है, नेचर का अपना कोर्स करेक्शन है सबको, सबकी रफ्तार रोकने का। और हाँ, इस बीमारी से जो सबसे बड़ी बात है कि इस इन्फेक्शन से जो हो रही मौतें हैं, और जो एक ऐसा खतरा है कि जो कभी सोचा भी नहीं गया, अनजाना खतरा है, उसके बारे में सुनकर के जरूर बहुत खौफ होता और डर लगता है। क्योंकि अभी तक वैक्सीन सुन रहे हैं, कभी इजराइल में, कहीं इटली में, रोज सुनते हैं कि कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, लेकिन ऐसा लगता है कि बिना वैक्सीन के इसका इलाज शायद जल्दी ना निकले। जी मालिनी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया और ये भी बताया कि इसका एक खौफ है, एक डर है। इसके साथ ही आपने ये बताया बहुत अच्छे शब्दों में कि एक ज़िंदगी में भागदौड़ भरी ज़िंदगी चल रही थी, हम आपाधापी की ज़िंदगी जी रहे थे, ऊपर वाले ने विश्राम भी दिया है और घर पर बैठकर अपने परिवार के साथ मौका दिया है समय बिताने का और सोचने का। आप बहुत एक्टिव रहती हैं, हम देखते हैं सोशली बहुत एक्टिव रहती हैं, समाज सेविका हैं, लोक गायिका हैं, परिवार भी आप संभालते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, तमाम सवाल आपसे लेने हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि कोरोना की बात हो रही है और आपने कोरोना को लेकर एक गीत गाया भी है, बनाया भी है, और जो बहुत फेमस हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों ने उस गीत को फॉलो किया है, सुना है। हम चाहेंगे अगर उस गीत के आप कुछ बोल गुनगुना सकें प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए। जी बेहतर। हवाओं में बैठा है पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे ये हर कोई देखो, खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे हराना है, अरे भागेगा ये फिर निगोरा, अरे क्यों आया तू कोरोना। ये गाना जब मैंने बनाया था उस दिन तो जनता कर्फ्यू लगा था जी, और ये भी नहीं सोचा था हमने कि ये लॉकडाउन इतनी लंबी अवधि तक चलेगा, फेज 1, 2, फेज 3 तक जाएगा। लेकिन ये लग रहा था कि यदि चाइना से यहाँ तक आ गया है तो हमारे देश की जो मुश्किलात है वो एक बहुत बड़ी हमारी, मैं कहूंगी कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और एक दिक्कत है कि हम
बहुत जुड़ करके सब काम करते हैं। जी और एक ऐसा रोग जो संक्रमण से ही फैल रहा है, हवा में है, इसका इलाज नहीं, तो मैंने सोचा कि इसको लेकर जो खौफ है लोगों के मन में, पहले तो वो खौफ हटे, क्योंकि आर्टिस्ट का काम है मनोबल बढ़ाना, तो वो खौफ भी दूर हो और मुस्कुरा करके हम लड़े इस बीमारी से। तब ये गाना बनाया था जी और सोचा नहीं था कि अब इतनी लंबी लड़ाई होगी। और अब तो लग रहा है कि आने वाले लंबे वक्त तक भले ही हुकूमत हटा दे लॉकडाउन, लेकिन तब भी शायद लोगों को यदि सुरक्षित जिंदगी चाहिए तो अपने घरों में सेफ रहना पड़ेगा। जी तो यही कह रहा था कि हवाओं में बैठा है पैरा, असर देखो कितना है गहरा, क्या बात पूछे हर कोई देखो, खतरा बड़ा है इसे पहचानो। जी। और इसके अंतर में आगे लिखा सबने, भीड़ में कहीं नहीं जाना है, भीड़ से खुद को बचाना है, और दोनों हाथ मल मल के साबुन से खूब धोना है, जी डरना नहीं मुस्कुराना है, बेहतर से हराना है। वाह, बहुत खूब और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बयां किया है। और एक और गाना आपने कोरोना को लेकर लिखा है, गाया है, वो भी बहुत पॉपुलर हो चुका है, परदेसी भैया, अगर मेरी जानकारी सही है तो। बेशक, बिल्कुल। असल में वो आप अभी भी देख रहे हैं पूरे देश में, अब सारी सरकारें इस कोशिश में है कि अब जितने भी प्रवासी भाई पूरे देश में कहीं भी हैं, उनको अपने अपने प्रदेश हम लेकर के आए। जी और जिस समय वो चल पड़े अचानक दिल्ली में, तो जो तस्वीरें थी न्यूज चैनल्स में आ रही थी, दिख रही थी, तो मुझे दो बातों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई। एक तो ये कि लोग ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि वो जानते ही नहीं है कि इतने प्रवासी भाई घर छोड़कर काम करते हैं। ऐसा लग रहा था कि क्या मीडिया, क्या घर बैठे लोग, क्या ट्विटर पे, क्या सोशल मीडिया की, जैसे वो बड़े अनजान है कि अच्छा इतने लोग थे क्या। भाई ये पूरे हिंदुस्तान की जो इतने सारे हम आपको इधर से उधर उड़कर चिड़िया की तरफ पहुंचना अच्छा लगता है, लेकिन वो एयरपोर्ट कौन बनाता है। आपको अच्छे अच्छे होटलों में खाना पसंद है, आपको बड़े बड़े मॉल्स में जाना पसंद है, उसे वो किसके पसीने की कीमत पे बनाई है। हमारे सब मजदूर भाई हैं। जी और उस समय जिस तरह से वो चल पड़े, नया नया बीमारी का वो था, और सरकार से लेकर हर कोई कह रहा था घर से कोई बाहर न निकले, दूरी बनाकर रखें, और ऐसे में वो पूरे पूरे परिवार को लेकर के बस सामान गठरी में बांध के चल निकले। और सोचने की बात है कि जो रोज कुआं खोद करके पानी पीते हैं, उनके पास आगे पीछे का कोई ठिकाना नहीं, कब काम शुरू होगा ये भी नहीं पता, तो वो घर वो आएंगे ही आएंगे। जी और तब मैंने गाना बनाया था, वो भी बहुत मुझे वो अपने दिल के बहुत करीब है वो गाना। जान को रोक में मार के चले कौन से देश को, परदेसी भैया मेरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया, तेरा गाँव है बड़ी दूर, तुझे जाना है बड़ी दूर, क्यों छोड़ा ठौर ठिकाना, हुए काहे तुम मजबूर। विपदा में खुद को संभाल के, अरे रुक जाओ वही जो ने ठौर हो, परदेसी भैया मेरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत बहुत अच्छे से आपने गाया। शुक्रिया। और जो लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे, लाखों करोड़ों दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो आपको सुनकर, देखकर इंस्पायर हो रहे होंगे और प्रेरणा लेने का काम कर रहे होंगे। मालिनी जी, क्योंकि आप समाज सेविका भी हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं, तो ये सवाल पूछना आपसे ज़रूरी हो जाता है। लॉकडाउन 3 अभी शुरू हुआ, उससे पहले भी हमने देखा कि कोरोना योद्धाओं पर हमले हुए। लॉकडाउन 3 के शुरुआत में ही शराब की दुकानें खुली, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इसे आप कैसे देखती हैं? क्या आप मैसेज देना चाहती हैं समाज के अंदर? लोगों से आप क्या कहना चाहती हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये समाज सेविका शब्द से तो मुझे थोड़ा एतराज है। मुझे लगता है जो भी इंसान लोग के लिए जाता है जी वो तो पहले ही समाज से जुड़ जाता है, फिर समाज के सारे सरोकार उसके खुद के हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है हर इंसान को बुनियादी तौर पर
उसकी जो जिंदगी उसका मकसद ही समाज के लिए होना चाहिए कि उसके लिए कर सके, उसके लिए काम कर सके। आपने जो भी कहा, जो हमले हुए, जाहिर तौर पे बहुत गलत बात है। मैं तो हमेशा से यही मैं डॉक्टर की बेटी हूँ और एक डॉक्टर की माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ वक्त पहले, 1 सप्ताह 10 दिन पहले मेरी सास के पेट मेकर लगा और वो अस्पताल में एडमिट हुई और पीजीआई वहां से रेफर हुई। हम आईसीयू में थे और वहां पर हम देख रहे थे कि हमारे बगल में भी एक पेशेंट आया था जिसकी की कोरोना की जांच कंफर्म नहीं आई थी और पेशेंट, डॉक्टर उस खतरे में भी लगातार काम कर रहे क्योंकि वो आम व्यक्ति की तरह से मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते, वो अपने आप को जोखिम में डाल के काम करते हैं। एक आम आदमी तो कह सकता है कि भाई दुकान बंद करे हैं, एक आदमी कह सकता है अब दफ्तर नहीं जाएंगे, स्कूल बंद है, एक आम आदमी कह सकता है सब्जी नहीं बेचेंगे क्योंकि भाई खतरा है। लेकिन डॉक्टर है, फौजी है, उसको तो ये जंग का मैदान है। इस समय सारे डॉक्टर, सारे अस्पताल इस समय जंग के मैदान में तब्दील हो गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही नाशुक्र हरकत है। यदि कोई इंसान जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ करके आ रहा है, एक भगवान बन करके, उसके ऊपर हमला, तो मुझे लगता है कैसे कोई कर सकता है। क्योंकि याद रखिए कि जब अस्पताल में कोई दाखिल होता है तो माँ बाप भी उसको छोड़ देते हैं जी। माँ बाप भी डॉक्टरों के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई बाप जो बेहतर हो करे। तो यानी जो माँ बाप से बढ़ करके है, ऐसे डॉक्टर यदि जांच के लिए जा रहे हैं। और मैं तो कुछ वीडियोस भी देखती हूँ, कल ही आज ही मैं ट्विटर पे देख रही थी जिसमें एक भाई बहुत अपील कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दवाई मत खाना, किसी प्रकार की कोई टीका मत लगवाना। मुझे लगता है कि मैं बहुत जब छोटी थी, मैं पिताजी डॉक्टर है, जिला अस्पताल में हमेशा पोस्टिंग्स रही है। उस जमाने में हम लोग ये बात सुनते थे कि पोलियो की दवा लोग नहीं लेते, अशिक्षा है इस वजह से, या वहम है इस वजह से, या कम जानकारी है इस वजह से। अब सोचिए, सन 80 का दशक बीता, फिर सन 90 के दशक में जब ब्याह करके आई अपने पति के साथ, मैंने 1-2 जिलों में जब ये डीएम थे, हम लोग तब देखते थे कि ये लोग जाते थे। और पोलियो अभियान जब चला है 95-96 के दौर में, उस समय मुझे याद है कि हम लोग भी काम करते थे इनके साथ और गली गली कूचे जाकर के हम लोग ये बात मेडिकल टीम के साथ लोगों को करते थे कि भाई पोलियो इरेडिकेट करना है, ये आपके भले के लिए है। और आज भी भाई बीमारी का क्या है, आप देखिए कुछ समय पहले स्वाइन फ्लू आया, 2 दशक पहले एड्स आया, नाम ही नहीं सुना था बीमारियों के। लेकिन ये नई नई चीजें, और मैं आपको बता दूं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, शक है कि ये कोई मैन मेड वायरस है। यदि सच है तो हो सकता है कि ये पहला, ये आखिरी ना हो, अगले साल फिर कोई हमला हो, कौन जानता है। हमको अब इनके केमिकल वो है अटैक, तो इसके बीच में रहना पड़े और रहने की आदत डालनी पड़े। तो ऐसा यदि है तो हम यदि सहयोग ही नहीं करेंगे तो हम ही नहीं ठीक होंगे। भाई सरकार तो ये चाहती है कि भाई सरकार के लिए सब बराबर है। अस्पताल में जब कोई भर्ती आने आता है या डॉक्टर्स है, वो जब किसी मोहल्ले में जाते हैं या वो सरकार कोई एक ऐलान करती है कि भाई आपको यदि कोई बीमारी है तो आप आइए और आकर के अपना इलाज कराइए। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसमें सबका फर्ज है कि भाई तो हमारी सलामती के लिए ना, उसमें पत्थर मारना, पीछा करना और सर तक फोड़ देना, मतलब मैं तो दंग हूँ कि ये कौन सी मतलब किस तरह की शिक्षा है ये और किस तरह की सोच है। और भीड़ तंत्र बहुत खतरनाक होता है। देखिए भीड़ तंत्र में तो हमने देखा है कि अभी महाराष्ट्र में भी क्या हुआ, जो 2 साधु मारे गए। तो भीड़ आप देखिए, जब भी पत्थर या हमले होते हैं ये अकेले नहीं किए जाते, 10-10, 20-20 लोग एक साथ करते हैं। और भीड़ की सबसे खराबी क्या होती है कि सोचने समझने की जो क्षमता वो खत्म हो जाती है। एक ललकारता है, बाकी चल देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग, कोई जो भी सुन रहे हो इस कार्यक्रम को, और आप न्यूज चैनल के मार्फत सभी लोगों से कहें कि भाई हमारी हिंदुस्तान की सरकार तो वो सरकार है जहाँ पहले दिन से कहा गया घर में रहिए। सरकार ने करोड़ों अरबों का नुकसान सहकर कहा कि भाई घर में रहिए, महफूज रहिए। अब जाकर अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे तो मास्क पहनना शुरू किया है, तब जब 70,000 से ऊपर मौतें हो गई अमेरिका में, जो दादा बना फिरता है, सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क कहा जाता है।
तो वहां पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को हो गया, रशिया के प्राइम मिनिस्टर को हो गया, ये तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो सरकार ने पहले से चेती है और अच्छा काम कर रही है, उसमें तो हमको तो एक अच्छा डेटा देना चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं 1,500-2,000 लोग मरे हैं, ये अफसोस की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आंकड़े जनसंख्या आबादी के हिसाब से रखे जाते हैं, आप सोचिए कि वहाँ पे कुछ तो ऐसे भी हेल्थ एक्सपर्ट्स है यूएसए में जो शक कर रहे थे कि हिंदुस्तान शायद कई आंकड़े नहीं दे रहा, क्योंकि उनको लगता है कि अब तक तो बहुत सारे मरने चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता तो मुल्क वही है जो पश्चिम के, हम तो जाहिल, और हमारे यहाँ तो बहुत कम क्या कहते हैं बैकअप है हेल्थ का जी। लेकिन मैं आपके मार्फत से सारे सुनने वालों को भी कहना चाहूंगी कि ये बात के भैया जो सुन रहे हैं उस बात को देखें कि मेरे हमारे देवर एवर भी हैं विदेश में, बताते हैं जी। कि वहाँ पे राशन भी खत्म हो गया है, जो स्टोर्स में सप्लाई पूरी नहीं है। तो ये उस देश का हाल है जहाँ लॉकडाउन पूरा नहीं है, सरकार ने नहीं ऐलान किया। हमारे यहाँ क्या हाल है, न तो अस्पतालों में बेड्स कम हुए, सैनिटाइजर कम होने लगे, तो सारे जो लिकर कंपनी से उन्होंने चीनी कंपनी जो थी, चीनी जो शुगर फैक्ट्रीज, उन्होंने शीरा से बनाना शुरू कर दिया, रेलवे फैक्ट्रीज ने बनाने शुरू कर दिया, अस्पताल कम थे तो क्वारंटाइन के लिए रेलवे मंत्रालय ने अपने रेलवे बोगीज अलॉट कर दी, सैनिटाइजर लोग बनाने दे, मास्क खत्म हो गए तो औरतों ने खुद सेल करके दिखाने शुरू कर दिए। तो ये जो हिंदुस्तान की जो अदम्य क्षमता है, जो पूरी एक स्पिरिट है हमारी, कि हम जब कोई कठिनाई का समय आता है तो हम एक साथ लड़ करके एक साथ मजबूत होकर खड़े होते हैं। तो आप देखिए इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन न डॉक्टर्स की कमी है, न स्टाफ की कमी आ रही है, न इस समय इसकी बिस्तरों की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों ने भी अपनी सपोर्ट इस समय आगे कर दिया है कि हम भी अपनी फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने इस कठिनाई के समय में सर ऊंचा करा है पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह से मुकाबला किया है और बहुत समय पहले से तैयारी की है। कभी कभी हम देखते हैं कि चाहे वो बहुत सारे लोग कमियां गिनाते हैं, तो भैया ऐसा है कि हम आपके घर भी आ जाए ना इस समय तो 50 कमियां मिलेगी। बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है, खाना ढक के नहीं रखा है, बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ गए। हम आपके घर भी आ जाए मोहसिन भाई तो भी ऐसा मिलेगा, या आप मेरे आएंगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई अभी आपके लोग आए थे शूट करने, तो हमारे यहाँ एक छोटा नया बिल्ली का बच्चा आया, तो पूरे घर में सब 10-15 लोग वहाँ खड़े थे। तो ये है कि वाकई में ऐसे तो परफेक्ट कहीं पर कुछ नहीं होता, लेकिन इस कठिनाई के समय में हम सबको अच्छी चीजों, अच्छी बातों की तारीफ करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, सरकार, स्वयं सेवी संगठन, जितने भी एनजीओ है जो खाना खिला रही है भूखों को, और पुलिस, मुझे लगता है कि इंडियन पुलिस का तो जो किरदार सामने आया है ऐसा कभी नहीं देखा गया। जो पुलिस है वो तो हमारे यहाँ भारतीय पुलिस तो हमेशा इंडियन आर्मी का हम लोग एक चेहरा देखते थे, एनडीआरएफ का देखते थे, बीएसएफ का देखते थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से सामने आकर एक मददगार की भूमिका निभाई है, किसी महिला से बच्चा होने वाला उसको ले जाकर के पहुंचाना, भूखे के घर खाना पहुंचाना, और तो और यदि भूखी गाय है उसको भी खाना खिलाना। तो ये मुझे लगता है कि अच्छाई है अभी, और उस अच्छाई का नजारा इस मुश्किल वक्त में देखने को मिल रहा है, ये बहुत सुकून की बात है। जी मालिनी जी, बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत अच्छे से आपने पूरी जानकारी दी, बहुत अच्छे से समझाया और ये बताया कि कमियां गिनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि आज की तारीख में कि जिसके कंधों पर हिंदुस्तान के अंदर जो जिम्मेदारी है वो पूरी मेहनत, पूरी मशक्क़त और पूरी ईमानदारी से वो निभा रहे हैं, और हिंदुस्तान मजबूती से कोरोना से लड़ने का काम कर रहा है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में भी हो रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। हालांकि मैं ये सवाल अभी आगे लेना चाहता था, आपसे बॉलीवुड में आपने गाने गाए हैं उसका अनुभव आपसे पूछना चाहता था, लेकिन इस बातचीत में सवाल के जवाब में क्योंकि आपने जिक्र किया कि आप एक डॉक्टर की बेटी हैं और एक डॉक्टर की माँ भी हैं, और पति के साथ किस तरीके से आप कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो आपको लाखों करोड़ों महिलाएं देख रही होंगी वो इस सवाल का जवाब आपसे ज़रूर चाहती होंगी कि आप एक सफल लोक गायिका हैं, समाज को समर्पित हैं, सोसाइटी के लिए काम करती हैं, घर में एक प्रशासनिक माहौल रहता है, सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं एक सफल गृहिणी के तौर पर?
मुझे लगता है जितनी बहनें टीवी में प्रोग्राम देख रही है हमारे, वो सब खुद बहुत बेहतरीन गृहिणियां हैं। और आपको मैं बताऊं, सबसे मुश्किल काम है घर चलाना। और घर चलाने का मतलब सिर्फ खाना बनाना या घर गृहस्थी देखना नहीं होता। घर चलाना माने पूरे परिवार को साथ बांध के जोड़ करके रखना जी। और मुझे लगता है आज की औरत तो बहुत बहुत होशियारी के साथ, कामयाबी और सुलझेपन के साथ ये काम करती हैं। अब हम लोग चूंकि देखिए पब्लिक फेस में है, तो इससे हम लोगों का सामने आता है ये सारा किरदार। और डेफिनेटली औरत यदि घर से बाहर निकलती है, यदि घर से बाहर भी कुछ अचीव करने की कोशिश करती है, तो आसान तो नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जी। हर औरत को अपना घर बहुत प्रिय है, मुझे भी है। और वो नहीं चाहती कि वो कोई भी कामयाबी और खुशी किसी और की कीमत पर पाए, कि मतलब किसी और चीज की कीमत पर, बच्चों की कीमत पे, बच्चों की जो समय देना है उसकी कीमत पे कुछ और पाए। ये बहुत कठिन निर्णय होता है। और मुझे लगता है अच्छा संतुलन बनाया जाए, अच्छा तालमेल बनाया जाए और समय को अच्छे से बांटा जाए। ये जरूर है, फिर अपने आराम के लिए समय नहीं रहता। जैसे मैं आपको जाती बात अपनी बताऊं जी। मुझे लगता है मैं बचपन में 30-40 साल से मैं कभी सोई नहीं हूँ। दोपहर की नींद क्या होती है मैं नहीं जानती। अच्छा। और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जिनको दोपहर की नींद की आदत होती है, 2 घंटा सोते ही सोते हैं। लेकिन अब तो मेरी शादी को ही हो गए 30-31 साल, और उसके पहले भी तो दोपहर में मेरी माँ सोती थी, मेरी सास सोती हैं। लेकिन मैंने कभी, मुझे बड़ा नॉन प्रोडक्टिव काम लगता था कि दोपहर में क्यों सोया जाए। और दोपहर में सोने के बाद मुझे लगता था कि शाम मेरी बहुत डल रहती है। तो 40 तो साल से आप मैं- दोपहर में कभी नहीं सोए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। जी। 40 साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके पहले कभी सोई हो तो बचपना था, तो वो तो मुझे याद नहीं। अपने याद में मैं कभी नहीं सोई दोपहर में। जी। आज भी यदि मतलब मैं लेट जाऊं दोपहर में तो वो घर भर के लिए हैरत की बात होती है। कभी नहीं सोई मैं। रात में भी देर से सोने की आदत है और सुबह आराम से उठती हूँ। बहुत वैसे लाइफ लॉन्ग मैं अर्ली राइजर रही हूँ। देर से सोने का मतलब है कि पतिदेव ऑफिस जाते हैं तो उठ ही जाते हैं समय पे हम लोग, लेकिन 5 बजे 6 बजे उठने वाली आदत नहीं अभी, पहले थी। लेकिन और मेरा सोने का कोटा 24 घंटे में एक ही बार सोती हूँ, दोपहर में कभी नहीं सोती। तो मुझे लगता है वो बड़ा प्रोडक्टिव टाइम है। और दूसरा मुझे लगता है उससे आलस्य बहुत आता है, तो मैं कभी भी नहीं सोती। तो मैं बहनों को इसलिए कह रही हूँ कि यू कैन यूज दैट टाइम। आप उस वक्त को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकती हैं अच्छे काम में, पढ़ सकती हैं, अपने मन का पेंट कर सकती हैं, कुछ आपको अच्छा लगता है। तो मैंने तो चूंकि संगीत की विधा थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं दोपहर में कोई रियाज करती थी। रियाज का मेरा वक्त तो सुबह ही था 6 बजे या फिर 11 बजे 12 बजे दिन में था। लेकिन दोपहर वक्त पढ़ने में, न्यूज देखने में, सोशल मीडिया देखने में, और शुरू से ही जब से मैं छोटी थी तो एक दुनिया में क्या चल रहा है उसको जानने की मेरे अंदर एक रुचि भी थी। और कुछ वैसे संस्कार अपने मायके से भी थे। हमारे घर में अखबार आता था तो हमारे बड़ा लड़ाई झगड़ा होता था कि कौन पहले उसको पढ़ेगा। और ब्याह होकर के आए तो फिर परिवार ऐसा था कि वहां भी सब बहुत जिज्ञासु थे। और मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी है एक इंसान का जागरूक होने के लिए सबसे पहले जिज्ञासु होना और फिर उसको पढ़ना। आज बहुत आसान है, आप में से जितनी बहनें सोशल मीडिया पे हैं तो आप खाने की रेसिपी सीख सकती हैं, नई नई चीजें सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, अपने मन की फिल्में देख सकती हैं। मुझे लगता है कि वक्त इतना कम है और अब जितने हम अनिश्चितता के दौर में जी रहे हैं, अभी देखिए कोरोना ही महामारी आ गई, तो जिंदगी को खूब खुल करके जीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप ये कयास लगा सके कि आपने एक जिंदगी में कितने लोगों की जिंदगी पे फर्क डाला। आप 10-15 लोगों के भी काम आ सके, उनकी मदद कर सके, उनका सहयोग कर सके। तो ये थी हमारे साथ मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने दिल खोलकर हमसे बातें करी और सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।